Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video, we will learn and understand about the introductory module on insolvency and bankruptcy code. So this module 1 will tell you about the foundation and framework of the IBC code. Let us quickly understand what are the learning objectives for today's module. First and foremost, understand the concepts of insolvency and bankruptcy. Explore the historical development of insolvency laws in India and overview of the regulatory framework for corporate insolvency. Okay, so first and foremost let us understand कि insolvency और bankruptcy में difference क्या होता है. बहुत बार बहुत सारे लोग insolvency और bankruptcy को एक ही चीज मानते हैं और इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो इंसॉल्वेंसी होती है वो एक कंडीशन होती है, वो एक स्टेट होती है जब कोई इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पाता. हम कैसे ये डिटरमाइन करेंगे कि वो अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पा रहे हैं? जब वो अपने डेट्स को रीपे करने के लिए अनेबल है. इसका कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कभी भी कोई कंपनी को अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है तो वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता है और उनसे लोन लेता है. जब उस कंपनी का रीपेमेंट शेड्यूल स्टार्ट होता है, जब उसे इंस्टॉलमेंट्स में अपने लोन रीपे करने होते हैं और उस टाइम पे अगर वो कंपनी अनेबल है अपने डेट्स को रीपे करने के लिए, तो हम उस कंडीशन को इंसॉल्वेंसी कहते हैं. दूसरी तरफ बैंक्रप्सी क्या होता है? बैंक्रप्सी तब अकर होता है जब एक कोर्ट ने डिटरमाइन कर दी हो इंसॉल्वेंसी एंड लीगल ऑर्डर्स दे दिए हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए. तो अगर कोर्ट का हमारे पास लीगल ऑर्डर है, कोई डिटर्मिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो देन दैट विल बी नोन एज बैंक्रप्सी. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया. जो इंसॉल्वेंसी लॉ इन इंडिया है वो अपना ओरिजिन ब्रिटिश रूल के टाइम से को ओ करता है. जो इंसॉल्वेंसी लॉ है वो बिफोर ब्रिटिश रूल भी एग्जिस्ट करता था. तो की माइलस्टोन्स क्या है? 1800 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ग्रांटेड इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट. 1828 में बिगिनिंग ऑफ स्पेशल इंसॉल्वेंसी लेजिस्लेशन हुआ. हमारे पास स्टैट्यूट 9 आया जो स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी से डील करता था. 1848 में इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट पास हुआ. 1909 में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो कि किन जुरिस्डिक्शंस में अप्लाई होगा? प्रेसिडेंसी टाउन्स में, जो कि है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. देन 1920 में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लाई हुआ जो कि सारे प्रोविंसेस को कवर करता था. 1956 में हमारे पास कंपनीज एक्ट आया जिसमें एक प्रोविजन था वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, जो इंसॉल्वेंट कंपनीज को वाइंड अप करता था. 1985 में सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट आया which was enacted for sick industrial companies. नेक्स्ट, रिफॉर्म्स क्या क्या है इंसॉल्वेंसी लॉ में. जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उसके पहले भी इंडस्ट्रियल सिकनेस एग्जिस्ट करता था. मतलब कंपनीज जो बिजनेसेस कर रही हैं उनके साथ बहुत बार ऐसा होता था कि उनका बिजनेस फेलियर या फाइनेंशियल फेलियर के कारण या बिजनेस रिस्क वो अच्छे से नहीं उठा पाते थे, जिस कारण उनका जो डेट है, उनके ऊपर जो लोन्स हैं वो ज्यादा हो जाते थे और वो रीपे करने में अनेबल होते थे. लेकिन उस टाइम पे उनके पास सिर्फ एडहॉक गवर्नमेंट मेजर्स होते थे. एडहॉक गवर्नमेंट मेजर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं ग्रांट्स, कुछ स्पेसिफिक रिलीफ. अगर गवर्नमेंट उन्हें लोन दे रही है तो उसमें इंटरेस्ट हमें रीपे नहीं करना होगा, बस प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना होगा. तो ये सारी चीजें जो टेम्परेरी रिलीफ हमें मिलती थी, बट एक कोई अच्छा मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था. फिर बहुत सारी कमिटीज ने इंसॉल्वेंसी के ऊपर डिस्कशन किया. 1975 में टंडन कमिटी विच वाज अपॉइंटेड बाय आरबीआई. 1976 में वी हैव एच एन रे कमिटी एंड 1981 में वी हैव तिवारी कमिटी विच सजेस्टेड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन. तिवारी कमिटी के recommendations मिले हमें 1983 में, जिसमें उन्होंने कहा कि there is a need for special legislation and we also need exclusive quasi judicial body. क्योंकि courts, जो judicial bodies हैं वो courts होते हैं और courts already burdened हैं with a lot of civil and criminal cases. दैट इज वाई इंसॉल्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल ट्राइब्यूनल्स हैं.
इसका आउटकम क्या हुआ, हमारे पास सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट आई इन 1985 और बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1987। अब जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके प्रियम्बल से कभी भी किसी लेजिस्लेशन का अगर हमें ऑब्जेक्टिव जानना होता है तो हम प्रियम्बल को रेफर करते हैं। तो IBC कोड के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इट इज अ लॉ टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन अ टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस हम आगे के मॉड्यूल्स में जब हम केस लॉ एनालिसिस करेंगे तब सीखेंगे। फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स, पार्टनरशिप्स एंड इंडिविजुअल्स, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट कवरेज, कवरेज का मीनिंग होता है कि एप्लीकेशन IBC कोड किन किन कॉर्पोरेट एंटिटीज या लीगल एंटिटीज पे अप्लाई होगी, इंडिविजुअल्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड कंपनीज। एजुकेटिंग अथॉरिटीज क्या क्या है हमारे पास कोड के अंदर, DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड अनलिमिटेड पार्टनरशिप्स, और DRT की अपील्स जाएगी डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। फिर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल फॉर कंपनीज एंड LLPs, और अपील फ्रॉम NCLT विल गो टू NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, so we have insolvency regulator IBBI, which is Insolvency and Bankruptcy Board of India। IBC कोड IBBI को एस्टैब्लिश कर रहा है और IBBI का फंक्शन होता है टू रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। रेजोल्यूशन टाइमलाइन, हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसेस हमें 180 डेज में कंप्लीट करना होता है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 90 डेज विच इज ओनली वंस, एंड फास्ट ट्रैक केसेस में हमारे पास 90 डेज है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 45 डेज ओनली वंस if 75% financial creditors agree। रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है कोर्ट के अंदर, जैसे ही कंपनी डिफॉल्ट करती है और NCLT में क्रेडिटर एप्लीकेशन लेके जाता है तो जो NCLT है वो डिटरमाइन करती है कि क्या सच में कोई डेट डिफॉल्ट हुआ है या नहीं, और अगर NCLT सेटिस्फाइड है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है या जो इंडिविजुअल डेटर है ही और शी इज अनेबल टू रीपे डेट, तो मैनेजमेंट जो कंपनी का होता है इट गेट्स प्लेस्ड विद इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन। इसके बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस आगे बढ़ता है, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो कि डिटेल में CIRP रेगुलेशंस में दी गई हैं, जिसको IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू करा है। जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है किसी भी कंपनी का तो उसमें 66% अप्रूवल चाहिए होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, देन प्लान मस्ट बी सैंक्शनड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और अगर प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो फिर लिक्विडेशन को ऑर्डर मिलता है। देन हमारे पास है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का फंक्शन क्या होता है, टू कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट एंड डिसएमिनेट financial information from listed companies and creditors, individual insolvency database for information on insolvency status। कौन से एक्ट्स को रिपील किया गया है, रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। किन लेजिस्लेशंस को IBC अमेंड कर रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, सरफेसी एक्ट, सीका रिपील एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट। सो अब हम एक समरी लेते हैं कि हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या चीजें कवर करी। इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल स्टेट, but bankruptcy is a legal determination by the court to resolve insolvency। Indian insolvency law originated from English law with development from 1800 through multiple acts like 1828 Act, 1848 Act, 1909 Act and 1920 Act। Reform journey included key committees, Tandon Committee, Ray Committee, Tiwari Committee, and Tiwari Committee's recommendations led to Sikh Industrial Companies Act in 1985। Then IBC 2016, it provides comprehensive framework, which is time-bound resolution, 180 to 70 days standard, 90 and 135 days for fast track।
Insolvency and Bankruptcy Board of India regulates insolvency professionals, agencies, and information utilities. National Company Law Tribunal and Debt Recovery Tribunal serve as adjudicating authorities. The Insolvency Code repeals two old acts and amends 11 legislation to create unified insolvency framework. Now let us do some practice questions. What is the primary difference between insolvency and bankruptcy? Insolvency is a legal determination, bankruptcy is a financial state. Insolvency is a financial state, bankruptcy is a legal determination. They are exactly the same. Bankruptcy applies only to individuals. So हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है प्राइमरी डिफरेंस. सी ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं है, दे आर नॉट सेम. Bankruptcy applies only to individuals may be a fact, but we are focusing on difference. So correct answer is B. Insolvency is a financial state and bankruptcy is a legal determination. Then second, which act marked the beginning of special insolvency legislation in India? Indian Insolvency Act, Government of India Act, Statute 9, Companies Act. तो ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था. It is Statute 9. Special insolvency legislation will be Statute 9. Then, what is the standard timeline for corporate insolvency resolution process under IBC? Standard timeline is B, 180 days, extendable by 90 days. Then, which authority adjudicates corporate insolvency cases under IBC? Focus on the term corporate insolvency, not individual. So, corporate insolvency goes to National Company Law Tribunal. Then, what percentage of financial creditors' voting share is required to approve a resolution plan? We need 66% voting share of financial creditors. So, yeah, 1 is B, 2 C, 3 B, 4 B, 5 B. So, let me check if, yeah, so all the answers are correct. So thank you so much for listening to this video. In the next video, we will cover other framework. Module 2 will focus more on the integrities of insolvency code, and we will also include practice questions for you all. So thank you so much for listening to this video, and see you in the next video.